नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीडीएम के अंदर का तलातुम भी जारी है और हुकूमत की कैबिनेट जो रिशफल है जिसमें डॉक्टर हफीज़ शेख साहब को हटा दिया गया, हमाद अजहर साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और हम इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे चंद अल्फाज कहने हैं कोरोना पेंडेमिक के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना पेंडेमिक की तीसरी वेव, थर्ड वेव पाकिस्तान को शिद्दत से हिट कर रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में 100 से ज़्यादा अमवात हुई। 2 फैसले इस हवाले से काबिल ज़िक्र हैं। असद उमर साहब का कहना कि कैंसिनो वैक्सीन की 3 मिलियन डोजेज़ जो हैं पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाएंगी, ये एक मुस्बत कदम है। कितनी तेज़ी से ये इंपोर्ट की जाएंगी, ये चीज़ जो है बहुत अहम होगी। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब का इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से तबलीगी जमात के साथ नेगोशिएट करना और उन्हें कन्विंस करना कि वो अपना अजमाना करे, ये एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से। अब आ जाते हैं हुकूमत की पॉलिटिकल चेंज के हवाले से, जहां कैबिनेट रिशफल तो हुई, खासी लंबी चौड़ी कैबिनेट रिशफल हुई, लेकिन डॉक्टर हफीज़ शेख साहब को हटाते हुए ये समझ नहीं आया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया या उन्हें बरतरफ कर दिया गया। कल की तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग से ऐसा ही लगा जैसे डॉक्टर हफीज़ शेख साहब को नालायकी की वजह से, इकोनॉमी को मैनेज ना कर सकने की वजह से, महंगाई पैदा कर देने की वजह से बरतरफ कर दिया गया है। उनको बिल्कुल अनसेरेमोनियसली निकाल दिया गया है। उसके बाद चंद घंटों के बाद हुकूमत ने, खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अपने आप को इस पिछली स्टेटमेंट से डिस्टेंस करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी सूरत हाल क्लियर नहीं है। शहबाज राना जो फाइनेंस और इकनॉमिक्स के हवाले से एक बड़े नोन रिपोर्टर हैं पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, उनका दावा यह है कि वज़ीर आज़म हफीज़ शेख साहब से नाराज़ थे गुज़िश्ता 10-12 दिन से, क्योंकि हफीज़ शेख साहब ने जो $6 बिलियन का IMF प्रोग्राम था उसको जिस तेज़ी से दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश की, जिन कंडीशनैलिटीज़ को एक्सेप्ट किया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर को जो मुकम्मल ऑटोनॉमी देने की रिकमेंडेशन जो इवन IMF ने नहीं मांगी थी, वो उन्होंने पुश की कैबिनेट के सामने, उस वजह से वज़ीर आज़म उनसे नाला थे। हकीकत क्या थी, हम कोशिश करेंगे कि हमारी इस हवाले से भी मज़ीद लोगों से बात हो सके। बहरहाल ये वो इश्यूज़ हैं और कैबिनेट की रिशफल्स के बारे में थोड़ा सा मजाक ही लगने लग गया है। शुरू में तो हम बहुत खुश थे कि वज़ीर आज़म ने एक पॉलिसी सेट की है, वो कहते हैं कि जो वज़ीर परफॉर्म नहीं करेगा उसे हटाया जा सकेगा। लेकिन 2.5 बरस की इस हुकूमत में तकरीबन हर मिनिस्ट्री में 3-3 दफ़ा तब्दीली हो चुकी है। कभी हुकूमत ने ये नहीं बताया कि जाने वाले मिनिस्टर की नालायकी क्या थी और उसके बाद आने वाले मिनिस्टर की की अचीवमेंट्स क्या थी। तो यहीं से हम बात का आगाज़ भी कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब खाकान अब्बासी साहब का एक टुकड़ा जो है सुनाता हूँ इन कैबिनेट रिशफल्स के हवाले से कि खाकान अब्बासी साहब इसे कैसे, इसकी तशरीह क्या करते हैं, वो ज़रा सुन लें। अगर वजीर बदलने से महंगाई कंट्रोल होगी तो इंशाल्लाह कर लेगी। ये एक नालायक को हटाएंगे, दूसरे नालायक को बैठा देंगे। मैं तो समझता हूँ कि अगर एक आदमी यहाँ पर नालायक है तो इंशाल्लाह वहाँ भी नालायक होगा। एक आदमी यहाँ पर नालायक है तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर भी नालायक होगा। ये है कहना खाकान अब्बासी साहब का। PMLN के सीनियर मोस्ट लीडर हैं, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो यहीं से बात शुरू करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ही आर्टिकुलेट और वेल स्पोकन लीडर जनाब फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मेरे साथ ही PMLN की रहनुमा जनाब माइज़ा हमीद साहिबा हैं, मेरे साथ हैं स्टूडियोज़ में। वेरी वार्म वेलकम टू हर एज़ वेल। और मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सीनियर मोस्ट रहनुमा जनाब सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब जो हैं, मुझे हैदराबाद से एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। फ़ारूक हबीब साहब, थोड़ा सा मुश्किल टाइम है आपके लिए, मैं खुद बड़ा परेशान हो रहा हूँ। अब आपके शुरू में हम बहुत खुश थे कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन अब तो ये हटा दिया जाने वाला और लाने वाले जो लोगों की तब्दीली का प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया। नहीं देखें, मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई प्रोसेस के अंदर इफ़ एंड बट्स हैं या बाकी चीज़ों को हम सामने रखें। ये एक मिड टर्म रिव्यू है। 2.5 साल हुकूमत को गुजर गए हैं और इमरान खान साहब हमेशा अपने जो काबीना के अरकान हैं उनको टारगेट्स भी देते हैं और टारगेट्स के बाद उनको जो है वो उनकी टोज़ के ऊपर तो पहला रिव्यू करते तो अच्छा लगता है, लेकिन 2.5 बरस में नहीं देखें 2.5 बरस में आप चीज़ों को साथ साथ लेके चलते हैं। अभी जो ख़ास तौर पे ऊपर बात हो रही थी हफीज़ शेख साहब के हवाले से, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ। 2 चीज़ें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। हफीज़ शेख साहब सेनेटर में इस वजह से उनको लेके जा रहे थे कि उनको फेडरल मिनिस्टर बनाना है। हाई कोर्ट का फैसला है, ECC की कमेटी जो है वो चेयर नहीं कर सकते बीइंग एज ए फेडरल मिनिस्टर अगर ना हो आप, तो वो इलेक्शन नहीं जीत सके। और उसके अलावा जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है अपनी माशी पॉलिसी है उसको बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो रिव्यू करने जा रहे हैं। उसकी हिकमत अमली चेंज हो रही है। पहले जब हम गवर्नमेंट में आए हमें डॉक्टर साहब कुछ चैलेंजेस का सामना था।
हमें करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना था। लेकिन वक्त से ये सही कह रहे हैं आप, जब आप ये कहते हैं ना कि हाई कोर्ट का फैसला था, वो सेनेट के इलेक्शन नहीं जीत सके, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुकाबले में बिलावल भुट्टो ने उस पर ट्वीट भी किया, वहां तक आपकी बात बिल्कुल समझ आती, लेकिन फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का ये इल्जाम लगाना कि महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, वो बात फिर मैं जरा आ रहा हूँ उस जाने भी आ रहा हूँ। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें समझने की ज़रूरत है कि अभी 2.5 साल में हम मैशियत को कहाँ तक लेकर आए हैं ना। 60 अरब डॉलर की हमें चैलेंजेस था, 40 अरब डॉलर का तो हमारा ट्रेड के डेफिसिट था, 60 अरब डॉलर पे इंपोर्ट्स पहुंच चुकी हुई थी। आज करंट अकाउंट तो डेफिसिट नहीं रहा, करंट अकाउंट सरप्लस है। तो आपका आज रुपया तगड़ा हो रहा है। 30 बिलियन गुजारिश सुन लेना, मैं ये कह रहा हूँ जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहा हूँ वो सरप्लस हो गया आपका। उसके अलावा आज रुपया तगड़ा हो रहा है दोबारा। कहाँ यही तजिए हो रहे थे जी 200 अरब पे 200 पर चला जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा, इसकी फ्लाइट नहीं पकड़ी जाएगी, 153 पे आ गया। हमें टाइट फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। हफीज़ शेख ने उस सतह के ऊपर अपना परफॉर्म किया। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा जो है वो एक टेक्निकल नुक्ता हमारे सामने आड़े आया और वज़ीर आज़म साहब ने फैसला किया, हमारे अगर मुंतखब नुमाइंदे हैं और पहले भी एज ए स्टेट मिनिस्टर इसी मिनिस्ट्री में वो काम कर चुके हैं, FBR को वो देख रहे थे, इंडस्ट्रीज में बड़ा ज़बरदस्त काम किया, बजट उन्होंने पेश किया। अब उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और वो महंगाई को कंट्रोल करें। यकीनन उसके अंदर मैं समझता हूँ अब ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अगले 2.5 साल के अंदर अपने मुतारिफ करवानी है जो कि आवाम को रिलीफ मिले। यहाँ पर एक तरफ टाइटन फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ज़रूरत थी, वो हमने कायम कर दिया, मईशत के इशारे बेहतर होना शुरू हो गए। कोरोना के बावजूद आप देखें कि GDP जो 1.5% के ऊपर सोचा जा रहा था कि होगी, अब उसको रिव्यू कर लिया गया टारगेट को 3%, 4% के ऊपर जाके इंशाल्लाह हम क्लोज करेंगे। डेफिनेटली आपका अच्छा काम भी, अचीवमेंट्स भी हैं। हमाद अजहर साहब बहुत अच्छे आदमी है, हमारे तो बड़े मेंटोर हैं, बहुत हमारे पास प्रोग्राम में भी तशरीफ लाते हैं। लेकिन हमाद अजहर साहब की बैकग्राउंड में ऐसी क्या चीज़ है कि हफीज़ शेख जैसे एक इकोनॉमिक विजिट के हटने के बाद वो वहाँ डिलीवर कर सकेंगे जहाँ हफीज़ शेख डिलीवर नहीं। देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर मैंने आपको पहले कहा कि जहाँ मुल्क हमारे पास मिला था, PMLN हमें बैंक डिफॉल्ट के ऊपर छोड़ के गई थी। आपके इल्म में है कि सिर्फ 9 अरब डॉलर के रिजर्व से, और उसी साल आपने 10 अरब डॉलर रिजर्व, गुजारिश सुन लें, उसी साल आपने 10 अरब डॉलर आपने वापस करने थे कर्जों की मद में। अब हमारे पास 18 से 20 अरब डॉलर के बीच में हमारे पास रिजर्व हैं। जी। आप देखें हमने जो स्टेप्स लिए, आप देखें कि आप फॉरेन रेमिटेंसेज में मुसलसल 8 माह हो गए हैं कि 2 अरब डॉलर से ज़ायद पैसे आ रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल 28 अरब डॉलर के करीब फॉरेन रेमिटेंसेज पाकिस्तान में आएंगी, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इजाफा हुआ है। ये वो चीज़ें हैं जो इसहाक डार साहब जो है वो भाग गए थे, फरार हो गए थे। ये हमें IMF का तोहफा भी जो है ये पुरानी हुकूमतें दे के गई है ना। एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर तनकीद होती है, वो कहते हैं जी ये तो IMF का वजीर खजाना था, IMF बड़ी तगड़ी है। तो अब इमरान खान साहब ने चेंज किया है ना, फैसला किया है ना, इसका मतलब इमरान खान तगड़े हैं IMF से, ये तो मानना पड़ेगा ना। माइजा को आने दीजिए। माइजा के एक मिनट मेरा एक सवाल भी है ना, इन्हीं लोगों से सवाल है। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान तगड़े हुए ना। ठीक जी माइजा मैं सवाल ही नहीं पूछता, आप इसी का जवाब दे दीजिए। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुईद, पहले तो आपने कोरोना की बात की, उस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोगों को जो है अपनी जो है हिफाजत खुद करनी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट जो है इनकॉम्पिटेंट रही है एज फार एज मैसेजिंग इज़ कंसर्न, या कोरोना वायरस की जो वैक्सीनेशन है उसके को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए उनको मुश्किलात भी हो रही हैं, या फिर उनकी इनकॉम्पिटेंसी है, जो भी कहना चाहें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखें 1 अरब। अच्छा, मेरे साथ शहबाज राना साहब भी ऑनलाइन है, उनको थोड़ा स्टेट बैंक के हवाले से थोड़ा सा अगर आप मुझे स्टेट बैंक पे तो मैंने भी बात करनी। आप ये जो हफीज शेख साहब की वो सुन ले जरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाले हैं। शहबाज राना साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया, और उसकी वजह ये थी रिक्वेस्ट करने की कि आपकी स्टोरी मैंने अभी देखी आपसे थोड़ी देर पहले, क्योंकि सारी डिबेट ये हो रही है कि हफीज शेख साहब ने जो है महंगाई कर दी, सब चीज़ें कर दी, लेकिन आपने उसके शुरू में लिखा और बार बार इसरार किया कि दर हकीकत वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनसे इसलिए भी नाराज़ थे कि उन्होंने IMF का ये 6 बिलियन का प्रोग्राम है, इसको रीस्टार्ट करने, किक स्टार्ट करने में बहुत जल्दी की, बहुत सी कंडीशनैलिटीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया, और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की जो ऑटोनॉमी के बारे में रिकमेंडेशन उन्होंने लाई कैबिनेट के सामने, वो उस वजह से वज़ीर आज़म उनसे नाराज़ थे। जी बहुत शुक्रिया मोहित पीरजादा साहब, आपने ठीक है। मैं ये जो इन्फ्लेशन वाली बात है ना, इसको मैं सब्सक्राइब नहीं करता, मेरे ज़राए सब्सक्राइब नहीं करते। इन्फ्लेशन का एक बहाना बनाया गया, और इन्फ्लेशन आज से नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत अरसा से। और अभी जो एक स्पाइक आ रहा है महंगाई में, वो उसकी बुनियादी वजह तो हुकूमत खुद है, क्योंकि हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा किया, और दूसरे जो फैक्टर्स थे उसकी वजह से महंगाई हुई। आपने गंदम और चीनी बरामद की, उसकी वजह से महंगाई हुई। जो अब असल मसला हुआ है वो 2 चीज़ों के ऊपर हुआ है। एक तो ये जो IMF का एग्रीमेंट हमने रिवाइव किया है,
उसके अंदर जो बिजली की कीमतों में इजाफा होना है तकरीबन 5 रुपये 65 पैसे फी यूनिट, और ये तकरीबन 36% आपका बनता है, और ये अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2021 के पीरियड के दौरान होना है। एक तो ये बुनियादी वजह थी कि बहुत टफ कंडीशंस के ऊपर जो फाइनेंस टीम थी उसने एग्री किया, लेकिन मोर देन दैट जो प्रॉब्लम मेरे ज़राए के मुताबिक है, जो मैंने आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी रिपोर्ट किया है, वो ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट में तरमीम लाई गई हैं और जिस तरीके से इससे वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी ली गई है। कहने को तो ये भी IMF की शर्त है, और इसमें कोई शक नहीं कि IMF ने एक शर्त रखी थी कि स्टेट बैंक के कानून में तरमीम करके आप स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दें, लेकिन जिस किस्म की ऑटोनॉमी दी जा रही है वो IMF की भी मेरे ज़राए के मुताबिक डिमांड नहीं थी। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें तरमीम जिसमें शामिल की गई हैं वो ज़राए के मुताबिक वो जो डॉक्टर रजा बाकर साहब हैं, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनके कहने और असरार के ऊपर की गई हैं। अगर आपको याद हो, ये अप्रैल 2020 में भी ये मामला उठा था, उस वक्त भी इसको मैंने रिपोर्ट किया था। उस वक्त जो वजारत खजाना थी वो इस चीज़ के हक में नहीं थी कि इतनी ज़्यादा जो पावर्स हैं वो स्टेट बैंक को दी जाएं, और उस वक्त एक तजवीज़ ये सामने आई थी कि कुछ ऐसे पावर जैसे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मांगी थी, उसके अगेंस्ट इन्होंने ये कहा था कि फिर गवर्नर स्टेट बैंक के ऊपर भी कोई चेक होना चाहिए। तो वो चेक ऐसे हो सकता है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बोर्ड है, उस बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा। और उस वक्त वजारत खजाना का ये ख्याल था कि जो आपके कॉर्पोरेट बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हैं और इंटरनेशनल बेस्ट स्टैंडर्ड्स भी हैं कि जो CEO जो इस केस में गवर्नर। अच्छा शहबाज, एक सवाल मुझे बता दें कि आपकी अपनी स्टोरी में दूसरे पेज में आपने ये भी लिखा कि कैबिनेट का अप्रूवल 9 मार्च को दिया गया, लेकिन कैबिनेट को तो प्राइम मिनिस्टर खुद प्रिजाइड करते हैं। अगर वो स्टेट बैंक के गवर्नर की ऑटोनॉमी के पैकेजेस और रिकमेंडेशन को एग्री नहीं करते थे तो वजीर आजम किधर से जब कैबिनेट ने उसका अप्रूवल दे दिया? ये डॉक्टर साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हफीज शेख साहब को इसका स्केपगोट बनाया गया है। काबीना के अंदर जिस दिन काबीना की मीटिंग थी उस दिन मेरी ये खबर छपी हुई थी, और मेरी खबर के छपने के बाद जो है वो काबीना की मीटिंग थी, और डेफिनेटली अगर सबने नहीं तो 2-4 लोगों ने तो जो इकॉनमी से रिलेट करते हैं वो उन्होंने वो खबर पढ़ी होगी। हकीकतन उस दिन काबीना की मीटिंग में जो मैक्सिमम जो डिस्कशन हुई वो हार्डली 10 से 15 मिनट हुई है इसके ऊपर, और जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया और मैंने खबर में भी लिखा था कि काबीना को इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन तक नहीं दी गई। अच्छा। और काबीना को ये कहा गया कि ये बहुत जल्दी में ही है, ये कर दें, IMF की शर्त है। ठीक है। तो आपकी बात ठीक है, एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी जिम्मेदारी बनती है, हफीज शेख साहब की भी बनती है, और डॉक्टर रजा बाकर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जिन्होंने इस तरह की जो रिकमेंडेशन थी उसको फोर्स किया एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब, वक्त कम है, आपको हम लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वैल्यूएबल इनपुट। थैंक यू सो मच शहबाज राना साहब। आगे चलते हैं जी। मायजा हमीद साहिबा, अब आप अपना कमेंट मुकम्मल कर लें। तो आप कोरोना की बात कर रहे थे, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो जो है, आपने देखी होगी तस्वीर प्राइम मिनिस्टर की जो अपनी मीडिया के लोगों के साथ बैठे हुए, कहते गलती से रिलीज हो गई, असल में इंटेंशन नहीं थी। जी, उनकी तो कोई इंटेंशन नहीं होती, लेकिन देखें 1 बिलियन में जो है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुख्तस किया गया मीडिया नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। वही देखें, आप कोविड का क्राइसिस चल रहा है, कोविड में की सिचुएशन ऐसी है कि अवाम जो है वो मौत और जिंदगी की कश में है। छोटे छोटे बच्चों को जो है कोरोना हो रहा है, उस वक्त वो इन्फेक्शियस स्टेट से बाहर हो। सो माय पॉइंट इज, आई एम नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ हेल्थ, बट मेरा ये पॉइंट है कि 1 बिलियन जो है आप मीडिया नैरेटिव अपना बदलने के लिए, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, कारकर्दगी सही नहीं है, आप उस पर मुख्तस कर सकते हैं। उसमें आपके कोई जो है 6 मिलियन बच्चों को ये वैक्सीनेशन लग सकती थी। ठीक है। So ये पॉइंट तो आप नोट कर लें। आप प्रायोरिटी देखें हुकूमत की कि आप मीडिया नैरेटिव इस वक्त बिल्ड कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त बिल्ड करने की, बादशाह को इस वक्त खराब कर दिया उसको। सेकंडली सबने माना है इस चीज को। सेकंडली जी देखें, एक और मैं चाडिया साहब को विचारों के नहीं, चाडिया साहब प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि आपने जो हफीज शेख साहब की बात की, तो 3 हफ्ते पहले बड़ी तारीफें हो रही थी हफीज शेख साहब की कि जी बहुत कॉम्पिटेंट हैं, उन्होंने इकोनॉमी को बदल डाला है, और उनको सेनेटर लाने के लिए, और वो एक बंदे के पास जाके कह रहे थे कि जी मैंने बहुत काम किया है और आप मेरे लिए वोट करें, ऑपोजिशन में जाके कह रहे थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1200 अरब का टीका अवाम को लगा के एक शख्स चला जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, ये कहाँ की कॉम्पिटेंसी है, मुझे नहीं समझ आती। बिल्कुल समझ नहीं आती। जी मौला वक्त चांडिया साहब, आपका कमेंट ले लूँ ब्रेक से पहले अब तक की डिस्कशन पे। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन वो बड़ा सालों का पुराना लतीफ़ा है जो मैं भी बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ उसका तज़किरा कर रहा हूँ
कि जहां खराबी है, जहां नुक्स है, उसको ठीक नहीं किया जा रहा है और बाहर बाहर से बातें कर रहे हैं। सारी खराबी की जड़ जहां है उधर आप क्यों नहीं जाते हैं? मिनिस्टर्स के तब्दील करने से क्या होगा? आप असद उमर साहब को लाए, बड़े तमतराग से लाए, बड़ी बातें करके लाए, ओ जी ये हो जाएगी, एज हो जाएगा, ओंज हो जाएगी जी, बस बड़े आ रहे हैं निजात दहिंदा। थोड़ी अरसे में आप लोगों को नाकाम करार देकर निकाल दिया, वो चले गए ऐसे ही दरवेश बन के। अच्छे आदमी हैं, मैं उनके लिए ऐसे लफ्ज नहीं कह सकता, लेकिन वो दरवेशों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, कोई उन्होंने एहतजाज नहीं किया। फिर खामोशी से लाए और फिर उसको वफाकी वजीर बना दिया। अभी आपने हफीज शेख साहब के लिए भी इतने ढोल पताशे बजाए, जी ये हो जाएगा, अब वो चला गया। फिर हर मौके हवाबाजी के मामले में आपने ऐसे किया है, हर मौके में आपने किया है, हेल्थ में किया है, हुआ क्या बताएं? इसका मतलब है जहां खराबी है वो तो ठीक है। हम कह रहे हैं वजीर आजम साहब को अब जाना चाहिए। वजीर आजम साहब इस मुल्क के बहरान के जिम्मेदार हैं। अब ठीक क्यों नहीं हो रहा? महंगाई कौन कर रहा है? खुद तो नहीं चांडियो साहब हटा सकते ना, कैबिनेट मेंबरान को तो इस्तीफा मांग सकते हैं, वजीर आजम से तो आपने इस्तीफा लेना है। अब आप थोड़ा खामोश तो करें। हम तो आपको सुनते हैं क्योंकि आपका फरमाना है, अब आपके फरमाने को सुनते हैं। अब हमारी भी बात सुने जरा। तो असल बात तो ये है, जहां खराबी आप जिम्मेदार हैं, हर आदमी के लिए आप तब्दील कर। कौन सी मिनिस्ट्री जो आपने तब्दील नहीं की? नतीजा क्या निकला है? महंगाई के आप जिम्मेदार हैं। आपको पॉलिसी बनाने नहीं आई, आपको पता नहीं कि मुल्क कैसे चलाया जाएगा। आपने सिर्फ वजारत आजमा के शौक में ले तो ली है, मसाइल के हल के लिए तो कोई मनसूबाबंदी नहीं की। आपने कहा मेरे पास जादूगर टीम है, गैर मामूली लोग हैं। वो कहां है पीएम साहब? गैर मामूली लोग, वो जादूगर टीम कहां है जो अगर मसाइल से लोगों की जान छुड़ाती? लोग आए दिन, लोगों का जीना हराम हो गया है। महंगाई की हालत तो देखिए। अब आप देखिए क्या इसका हल क्या है? अब आप जो चाहते हैं वो कर रहे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जो चाहते हैं करते, तो नतीजा तो दें। 2.5 साल की हुकूमत है, 2.5 साल की हुकूमत ने क्या दिया है लोगों को? एक शोबा बता दें, एक कोई बेहतरी बता दें जहां आवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा करने के लिए आपने कोई फैसले किए और नतीजा दिया? एक भी नहीं, एक भी नहीं। बाकी दावाएं का पढ़े लिखों की लोगों की हुकूमत है, जो चाहते हैं फिगर्स ये वो पेश करके। फिर आपको मैं कह रहा हूं ना, जितनी आजादी और ताकत आपको है किसी औरों को हुकूमत को नहीं थी, इसलिए जो चाहता है जितना आप झूठ बोलना चाहते बोल जाते। अच्छा चांडियो साहब, ये जो सवालात आपने उठाए हैं, जो सवालात चांडियो साहब आपने उठाए हैं, ये फरूख हबीब साहब इसको रिस्पॉन्ड करेंगे आफ्टर द ब्रेक। और मैं नाज़रीन थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि ऑपोजिशन के क्लेम्स में इस हद तक तो अब जरूर वजन पड़ गया है कि 2.5 बरस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पहले असद उमर साहब आए, फिर हफीज शेख साहब आए, अब हबाद अजहर साहब आ गए। इंटीरियर में पहले शहरियार आफरीदी उसके स्टेट मिनिस्टर थे, फिर उनकी जगह फिर ब्रिगेडियर साहब आ गए, उसके बाद फिर अब वहाँ पर शेख रशीद साहब आ गए। इसी तरह हमने बाकी हर मिनिस्ट्री में देखा है, मिनिस्ट्री SAPM एडवाइजर्स, हेल्थ में देख लें, कयानी साहब थे, कयानी साहब चले गए, डॉक्टर जफर मिर्ज़ा आ गए, डॉक्टर जफर मिर्ज़ा हटे तो उनकी जगह इसे कहते हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान है, अब पता नहीं वो कितनी देर तक चलेंगे। SAPMs में देखें नदीम बाबर, अब वहाँ पर ताबिश गौहर आ गए। तो ये एक प्रोसेस ऐसा चल रहा है जिसके बारे में अब पीपल जो PTI के चाहने वाले हैं, एडमायरर हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जो न्यूट्रल हैं, उनके ज़हनों में भी एक सवाल उठ रहा है कि इतनी ज़्यादा जो रीशफल हो रही है उससे जो एक सेंस ऑफ इंस्टेबिलिटी पैदा होती है हुकूमत के बारे में, उस पर आखिर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है, ये भी है। और दूसरी तरफ जब चांडियो साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें, वज़ीर आज़म से तो इस्तीफ़ा लेना था PDM ने, वज़ीर आज़म से तो लेना था, ये खुद इस्तीफ़े देने थे, उसका क्या हुआ, उस पर भी बात करनी बहुत ज़रूरी है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले आपने मौला बख्श चांडियो साहब की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी डिटेल्ड चार्जशीट जो है आपने इमरान खान की हुकूमत के हवाले से सुनी, जिसका लबे लबाब ये था कि वज़ीर आज़म को खुद बुनियादी तौर पर रिज़ाइन करके घर जाना चाहिए। वो क्या अपने मुख्तलिफ मिनिस्टर्स को इनकॉम्पिटेंट कह के फारिग कर रहे हैं। किसी हद तक वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा तो हम नहीं मांग रहे, न मांग सकते हैं, लेकिन ये परेशानी हमें भी हो रही है कि 2.5 बरस में हर मिनिस्ट्री में 3 से 4 दफ़ा रिशफल हो गई है। आखिर इसकी वजह क्या है जनाब? देखिए बात यह है, ये तो इख्तियार जो है वो वज़ीर आज़म साहब का है, जो भी बात अभी चांडियो साहब कर रहे थे। देखें बात यह है कि इस हुकूमत ने तो 2.5 साल हुए ना आए, ये तो 3-3 बार हुकूमतें कर चुके हुए हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि हम मुल्क ठीक करेंगे, तो मुल्क ख़राब किसने फिर किया था? इन्हीं लोगों ने किया था ना। ये जो माइंड्स बचा के गए हैं इसहाक डार साहब, जहाँ आप कदम रखते हैं एक नया बम ब्लास्ट निकल आता है,
आप किस तरह ऑफ द बुक्स डेट्स आप रिकॉर्ड करके गए, पार करके चले गए। वो IMF ने बयान कर दिया कि किस अंदाज से फिगर्स को छुपाया गया, जो डॉक्यूमेंट नहीं की गई, ये काम सागदार करके जाते रहे। 7 बिलियन कीमती जो है वो डॉलर को फिक्टिशियस तौर पे रोकने के लिए, जिसको मिफ्ता इस्माइल ने भी बाद में कहा कि सागदार ने गलत तरीके से डिवैल्यूएशन को रोका हुआ था, उसका नुकसान पाकिस्तान को करना पड़ा। अब ये कहते हैं कि आपकी तरजीहात क्या हैं। देखें, पाकिस्तान में सबसे बड़ी सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लेकर आए, सेहत कार्ड वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लेकर आए, यूनिवर्सल हेल्थ केयर दे रहे हैं अपनी आबादी को, हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट रोटी कपड़ा मकान तो इन्होंने देना था, ये तो ना दे सके। आज उस ख्वाब को हम पूरा कर रहे हैं। जो स्टेट बैंक की बार बार बात हो रही है, यही वो स्टेट बैंक है जिस स्टेट बैंक से सागदार 3-3 साल के शॉर्ट टर्म कर्जे 14% पे लेते थे। इस हुकूमत ने स्टेट बैंक से कोई बोरिंग नहीं की। आज स्टेट बैंक नोट नहीं छाप रहा। पहले क्या होता था, नोट छापते जाओ, महंगाई करते जाओ। आज स्टेट बैंक फोकस्ड है महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से, नोट नहीं छाप रहा, मौजूदा हुकूमत उससे कर्जे नहीं ले रही। और स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ क्या हैं? स्टेट बैंक आगे आया, उसने आपका इंटरेस्ट रेट नीचे किया, 7% पे लेकर आया, आपकी इंडस्ट्री चल पड़ी। 500 अरब रुपए के टफ के जरिए लोन दिए हैं। आज आप देखें कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक्सपेंशन हो रही है। डॉक्टर मोइज साहब 2%, 3% 500 बिलियन के 500 अरब रुपया 3% पे 2% के ऊपर आज इंडस्ट्री एक्सपेंशन कर रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, नई मशीनरी पाकिस्तान में आ रही है, जिससे आप देखेंगे कि बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, सनतें लगने जा रही हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं तेरा मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। मुझे ये स्लंग, मुझे इस मैच पे नहीं जाना कि आप बुरे, मैं तो अपनी कारकर्दगी आपको बता रहा हूँ। 1 बिलियन दिया मीडिया ने। अब आप आ जाएं प्लीज, 1 मिनट। इनको तो नहीं दिया, मैं तो प्लीज 1 मिनट। इनको तो मिनिस्ट्री भी नहीं दी। फिर हम ये देखें कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को, नए कारोबारों को बढ़ाने के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम लेकर आए। फिर एहसास प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जिसके तहत हम कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम चल रहा है। खुले आसमानों के नीचे लोग सोते थे। ये बात एहसास की है। इन लोगों को वो एहसास नहीं। यहाँ क्या होता है, मोटी सी बात सुन ले, यहाँ क्या होता है, 14 अरब रुपए की गंदम चूहे खा जाते हैं सिंध के अंदर, किसी को नहीं हटाया जाता। सिंध रोशन प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर अरबों की करप्शन हो जाती है। कराची कचड़े के नाम पर, पानी के नाम पे करप्शन हो जाती है। हमें माहिदा साहब 1 अरब का ताना दे रही है। माहिदा साहिबा, आपने तो 40 अरब रुपया लगा दिया था मीडिया के ऊपर। आपकी तो सारी कारकर्दगी मीडिया के ऊपर थी, इश्तेहारात के ऊपर थी। ये तो अगर आप 1 बिलियन कह रही हैं, 2.5 साल गुजर गए हैं, हमारी हुकूमत ने तो 25, 30, 40 करोड़ मीडिया का ये हमसे गिला है कि आप इश्तेहारात नहीं देते। आज इश्तेहारात नहीं देंगे तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी, तनख्वाही नहीं मिलेगी। ये ऐसी बुरी आदतें डाल के गए थे। 40 अरब रुपए के इश्तेहारात, इनका बैकलॉग हमने क्लियर किया। रुके तो सही। सर बात ये है कि मैं तो आईना दिखा रहा हूं ना। अब मामा बुनियादी तौर पर ये क्या कह रहे हैं? बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने 3-3 दफा हुकूमत की इस मुल्क में 1980s की दिहाई के बाद से। जो फंडामेंटल रिफॉर्म थी इकोनॉमी में करने की, वो आपने नहीं की है। वो ये कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान के नारे तो लगाए गए, लेकिन कोई प्रोसेस नहीं था उसको इंश्योर करने के लिए। वो कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कोई रिफॉर्म नहीं की गई वहाँ पे बैंकिंग के हवाले से। वो कह रहे हैं कि अभी आप देख लें कि अब हाउसिंग, फॉर इंस्टेंस, इनकी बहुत बड़ी चीज़ है कि हाउसिंग और मॉर्गेज के पहली दफ़ा 70 बरस में पाकिस्तान में फोरक्लोजर लॉ को लेकर आए हैं। मॉर्गेज मार्केट डेवलप कर रही है, चीप इनकम हाउसिंग पॉसिबल हो सकेगी, 2-3-4% के ऊपर लोगों को कर्जा मिल सकेगा। ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं की हैं, ज़बानी बातें की हैं, लेकिन फंडामेंटल चीज़ें नहीं की हैं। देखिए मेरे भाई, जो भी प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शुरू किए हुए थे। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, मॉर्गेज, फोरक्लोजर, नॉट मॉर्गेज, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। जो सेहत कार्ड की बात कर रहे हैं, या एहसास प्रोग्राम जो था वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू चल रहा था पहले भी। दैट्स बिसाइड द पॉइंट। पॉइंट ये है, देखें मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप, बिसाइड्स द पॉइंट इज दैट आप कह रहे, जब आपने कहा कि हफीज शेख साहब को हटाया गया, वहाँ से शुरू करते हैं ना। हफीज शेख साहब को पहले असद उमर साहब को निकाला गया, हफीज शेख साहब को निकाला गया, फिर हमाद हजरत साहब को लेके आए। वो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर थे। उनके टाइम पे 150 रुपए की चीनी हो गई थी, महंगाई इतनी बढ़ गई थी और वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो कॉम्पिटेंट वो हैं या कौन है, ये जरा प्लीज इनसे पूछें सवाल कि 150 की चीनी हो गई थी और जो है वो आटे की जो किल्लत थी वो भी जो है हमाद हजरत साहब के टाइम पे ही हुई थी। तो आप मुझे ये बता दें कि इज इट पॉसिबल कि वो कॉम्पिटेंट हैं, या ये म्यूजिकल चेयर खेली जा रही है और कलीमुल्ला सलीमुल्ला वाली गेम है कि आगे पीछे सीटें कर दो तो मिनिस्ट्रीज जो है चेंज कर दो तो उससे जो है कॉम्पिटेंसी का पता चल जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप समझते हैं कि ये महंगाई पे काबू नहीं पा सकेंगे? बिल्कुल नहीं पा सकेंगे। अगर हम आप खुद देख लेना, मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं, उसका जवाब आपकी ख्वाहिश है या आपका एनालिसिस है?
कि ये नहीं काबू पास, ये तो कह रहे हैं काबू पाए। मोहित साहब ये फैक्ट्स हैं। एक बस 150 रुपए की चीनी हो गई थी कि नहीं हुई थी हमाद अजहर साहब के टाइम पे? आटे के क्राइसिस कब हुए थे? हमाद अजहर के टाइम पे हुए थे ना। बात ये है कि मैं तो कॉम्पिटेंसी की बात करूंगी ना फिलहाल, जो आप कह रहे हैं कि बड़े कॉम्पिटेंट मिनिस्टर को हम अब ले आए हैं। दूसरा उनकी पास्ट परफॉर्मेंस ही देखेंगे ना, उस पर गेज करेंगे कि अगली परफॉर्मेंस क्या होगी। दूसरा जो है इन्होंने 43.8 बिलियन जो है वो खर्च किया है पीएसडीपी का, उस 650 बिलियन से जो 43.8 बिलियन है वो जो है ये खर्च नहीं कर, ये 650 बिलियन वो खर्च नहीं कर पा सके क्योंकि जो है नैब का इनको डर है। जो नैब हमारे गले डाली थी अब इनके अपने गले पड़ गई है। तीसरी बात ये है कि आप जो है बार बार कह रहे हैं कि आईएमएफ जो है वो प्रोग्राम लाएं। आईएमएफ को तो आपने कंप्लीटली फ्री कर दिया। अभी अगर आप राणा साहब को डिटेल में उनसे पूछते तो इट विल बी अ स्टेट विद इन अ स्टेट। दूसरा फैक्ट ये है कि 15 मिनट में जो कैबिनेट में मंजूरी दी गई उसको, उस थद्दे को 15 मिनट में किसने पढ़ा होगा? जी मैंने वो सवाल तीसरा सवाल मेरा ये है, नहीं, तीसरा सवाल मेरा ये है कि इसमें एक क्लॉज है 52A that quote unquote says कि protection of actions taken in good faith and indemnity means protection. That means कि पिछले फैसले जो किए जाएंगे इनकी तरफ से या अगले फैसले किए जाएंगे उनको प्रोटेक्शन होगी। वो किसी तरह भी जो है इनको कोई इदारा पकड़ नहीं सकता। तीसरी बात यह है कि जो रिपोर्ट पेश की जाएगी वो नेशनल असेंबली में किसी भी मुसव्वदे की तरह रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो मुझे ये बता दें कि हमाद अजहर साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब तो सारा जो आप स्टेट बैंक है वो आईएमएफ के हवाले कर रहे हैं। ठीक है मौलाना बख्श चांडी साहब, मेरा सवाल बुनियादी तौर पर यह था, कुछ जवाब दिया माइजा हमीद साहिबा ने लेकिन पूरा नहीं दे सके। बुनियादी तौर पर फारूक हबीब साहब का एक कहना है कि इस मईशत के अंदर आवाम की भलाई के लिए जो बुनियादी तौर पर स्ट्रक्चरल या फंडामेंटल तब्दीलियाँ लानी थी, स्टेट बैंक के कंडक्ट में तब्दीलियाँ लानी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस करने लाना है, रेमिटेंसेस को मैनेज करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, हाउसिंग मार्केट खड़ा करना है, मॉर्गेज की मार्केट खड़ी करनी है, फोरक्लोजर लॉ लाना है, ये वो सब चीज़ें हैं जिनको आपकी हुकूमतों ने, कभी पीपल्स पार्टी कभी पीएमएल, आप लोगों ने इन चीज़ों पर काम नहीं किया। आप लोगों ने कोई कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट्स तो कर दिए लेकिन फंडामेंटल रिफॉर्म नहीं लाई। मैं अब ज्यादा नहीं बात करता, मैं अपनी दूसरी किसी जमात पर तनकीद करता हूं, लेकिन मैं एक बात आपसे, दो बातें करना चाहता हूं। वो ये है कि ये कहते हमने कुछ नहीं किया। अगर हमने कुछ नहीं किया तो करोड़ों लोग पागल हैं जो आज भी भुट्टो भुट्टो करते हैं। पंजाब में हुकूमत में नहीं, हुकूमत के उतरने के बाद, हुकूमत को हटाने के बाद, मार्शल लॉ लगाने के बाद पंजाब के रास्तों पे लोग खुद को आग लगा रहे थे। वो ऐसे ही को मुफ्त में लगाते। अगर हमने कोई वादा नहीं पूरा किया, रोटी कपड़े मकान का, हमने अवाम के साथ गद्दारी की, तो लोग क्यों खुद को आग लगा रहे थे? हकीकतों को ऐसे तोड़े मोड़े नहीं, पूरा जहान आपको देख रहा है। चले अब आप आए हैं, आपने किया क्या है हमें वो तो बताए ना। आपने क्या, मैं हबीब साहब है, मैं उनसे ज्यादा नहीं वाकिफ, नहीं तो उनसे लड़ाई भी मेरी हो जाती, लेकिन मैं उनको जानता नहीं हूं खाम का। आपने वादा किया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई इदारा खोलने का, वो खोल दिया आपने। आपने वादा किया था गवर्नर हाउस गिराने के, आपने कौन सा गवर्नर हाउस गिराया? आपने प्रोटोकॉल की मामूली चीज है मिनिस्टर्स के प्रोटोकॉल का, वो आपने वादा पूरा किया? बताएं तो सही। आपने शुगर वाली इंक्वायरी जाहिर की, आपने ये आटे वाली इंक्वायरी जाहिर की, आपने तो गरीबों के लिए तंदूरी नान का भी बंदोबस्त किया था। कितने लोगों की भूख खत्म हो गई, आप हमें बताएं तो सही। आपने क्या किया है लोगों के लिए? लोगों को बिजली कितनी महंगी की है, आप जाकर लोगों के देखिए, लोग जलाना छोड़ दिए बिजली, उनकी जिंदगी जहर हो गई है। आपकी महंगाई, और फिर हम पर इल्जाम है 3 बार हुकूमतें आई हैं, नून लीग की और पीपल्स। भाई ठीक है, 3 बार आए हैं, फिर भी इतनी महंगाई तो नहीं की जितनी आपने 2.5 साल में कर दी है। आपसे तो लोग 2.5 साल में तंग हो गए हैं। कौन सा आकर फखर से मिनिस्टर बात करता है? आप मिनिस्टर बार बार बदल रहे हैं, बार बार मिनिस्टर ना बदले हैं, पॉलिसियां बदले जो आपके बस में नहीं है, आपके अख्तियार में नहीं है। आपको चांडी साहब मुझे ब्रेक लेने आता, मुझे ब्रेक लेने आपको मुल्क चलाना नहीं आता, आपको मुल्क दिया गया है। वजीर आजम से इस्तीफा तो आपने लेना था, उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से तो आपने बाहर निकालना था, वो क्यों नहीं हो पाया? उस पर भी थोड़ा सा समझना चाहिए एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन वेलकम बैक। मौला वक्त चांडियो साहब का जो बुनियादी सवाल था कि वज़ीर आज़म को खुद ही रिज़ाइन कर देना चाहिए, लेकिन अब से चंद घंटे पहले शेख रशीद साहब ने PPP और PMLN के और PDM के हवाले से ख़ास से मुश्किल और ख़ास से तकलीफ किस्म के सवाल जो हैं वो उठा दिए हैं। हमने कुछ नहीं किया, कोई सवाल दाता दरबारी तवीज़ नहीं दिया, वो आगे से ही अंदर से ही हल थे, पहले ही उनका काम अंदर से तमाम था। वैसे ही वो कंपनी की मशहूरी के लिए लगे हुए थे, अब एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। हमें बोलने की पीपल्स पार्टी और नून लीग में ज़रूरत नहीं, राह पे आ जाने थे, वाह पे आ जाने। नाज़रीन यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। हुकूमत तो आपने गिरानी थी, इस्तीफ़े आपने देने थे, लेकिन अब हुकूमत क्या गिरानी थी, आप लोगों की आपस की लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही। देखिए सियासी नोकझोंक होती रहती है, सियासी नोकझोंक है, ये पीपल्स पार्टी ने आपको दगा दे दी। देखिए सियासी नोकझोंक होती रहती है, ये इम्पोर्टेंट बात है आपकी, यू राइट अबाउट दैट कि एक चीज़ जो है जो असूलन जो है वो PDM में डिस्कस होनी चाहिए थी, और PDM में डिस्कस हो के मुशावरत के साथ सेनेट का लीडर की ऑपोजिशन कौन होगा जी, नोटिफिकेशन का वो जो है वो उस वक्त मरियम साहिबा के साथ जो है एक वफद नाश्ता कर रहा था और दूसरी तरफ नोटिफिकेशन हो रही थी। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। ये अब क्या करेंगे आप? जी करेंगे तो कोई ऐसी हमने नहीं राना साहब ने कहा था कल, मैंने सुना है भी, शॉर्ट अभी टाइम नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर ये डिसीजन रिवर्स ना किया PPP ने तो इसे कहते हैं फिर हम इनको PDM से निकाल देंगे। दिस अगेन विल बी डिस्कस्ड इन PDM। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में जो वो डिसाइड करेंगे और PDM के साथ बैठ के जो है वो डिसीजंस होंगी। हम लोग ऐसी पार्टी नहीं है जो असूली मौक़िफ़ को छोड़ के मुफादात की सियासत करें। सो ये इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने हो तो माफ कर देंगे पीपल्स पार्टी को। PDM को अगर प्लेटफॉर्म बनाया जाता तो शायद हम यूसुफ देखें, हमने नेशनल असेंबली में तो वोट दिया है ना, तो हमें क्या, अगर ये इकट्ठे बैठ जाते और डिसीजन इकट्ठी हो जाती, इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती, तो शायद हम इनको भी ये इसका भी कह देते। इमरान खान को हटाने के लिए फिर इकट्ठे हो जाएंगे जरूर जी, बिकॉज ना अहल है, नाकाम हुकूमत है, अवाम के ऊपर बोझ हुकूमत है, हम किस तरह इसको जारी रहने दे सकते। चांडियो साहब हटाना तो था आपने वजीर आजम को, लेकिन आपस में फूट पड़ गई। कल राना सनाउल्लाह साहब ने तो बड़े वाशगाफ अल्फाज में हमारे 92 न्यूज़ के ब्रेकफास्ट प्रोग्राम में कहा कि अगर PDM के अजलास के अंदर PPP ने अपने फैसले को रिवर्स ना किया, माफ़ी ना मांगी, माजरत ना की, तो फिर PPP का कोई फ्यूचर नहीं है PDM के अंदर। क्या करेंगे आप? PDM के अंदर रहना है या यूसुफ रज़ा गिलानी को रखना है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? मैं राना सनाउल्लाह इंतहाई सीनियर लीडर हैं हमारे, मैं अच्छा नहीं लगता मेरा उन पर तबसरा करूं, और हम मरियम नवाज की भी का एहतराम करते, हम कभी उनका नाम लेकर नहीं बोलते, लेकिन अगर कहीं ऐसे जुमले बोले जाएं नून लीग की क़यादत की तरफ से तो हम हक में रखते हैं कि हम उनको थोड़ा सा जवाब दें। लेकिन हमारा मकसद इत्तेहाद को तोड़ना नहीं, हमारा मकसद इत्तेहाद को बिखेरना नहीं। पाकिस्तान का ये इत्तेहाद इस नाहिल हुकूमत के खिलाफ एक चैलेंज है, लेकिन अगर ये ऐसे अपना आपने मकसद पूरा कर लिया, यूसुफ रज़ा गिलानी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना लिया हुकूमत। राना साहब, आप जरा डॉक्टर साहब सुने तो सही, डॉक्टर साहब, राना साहब सीनियर आदमी हैं और बड़ी शख्सियत है, उनको जरा एहतराम से सोच समझ के बोलना चाहिए कि अगर उन्होंने माफी नहीं, बहुत सारी माफियां आपको मांगनी सर, लेकिन आपने तो वजीर आजम का इस्तीफा लेना था, आपने वजीर आजम की मदद से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना लिया है, यही तो मरियम की दुआई दे रही है। जरा सुने यार डॉक्टर मोइज, जरा सुनेंगे तो मैं बात कर पाऊंगा ना। हम अभी भी उस पर बात है, लेकिन हर पार्टी है, इत्तेहाद है, एक जमात तो नहीं। उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे फैसले किए, उनका बोलना बिल्कुल गलत था कि अगर ये न हुआ तो हम अलग चला सकते हैं, PDM को नहीं चला सकते। ये राणा साहब का कहना हम निकाल देंगे, आप नहीं निकाल सकते, इस अंदाज से इत्तेहाद नहीं चलेंगे। ये बहुत लंबी लड़ाई थी, कहीं नीचे कहीं ऊपर, कभी कमजोरी हुई है, कभी ताकत। हमारे तमाम रहनुमा इस इत्तेहाद को बचाने वाली जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे दोस्त हर वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे तरक्की बढ़े। मैं एक सीनियर कारकुन हूं, एक जिम्मेदार पार्टी का, मैं तरक्कियां बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन वक्त हमारा खत्म हो गया। मैं समझना चाहता था हबीब साहब से महंगाई कैसे कम करेंगे और ये स्टेट बैंक के हवाले से क्या मामला है, लेकिन वक्त ही हमारा खत्म हो गया। नाज़रीन व्यूअर्स, आप सब बड़े इंटेलिजेंट और ज़हीन लोग हैं, आपने ये प्रोग्राम देखा, तीनों बड़ी सियासी जमातों का मौक़िफ़ आपने सुना, फैसला आपका अपना है, फैसला हमेशा आपका होता है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया।